जी अस्सलाम वालेकुम। मेरे ग्रुप मेंबरान, मेरे हाजरीन, मेरे सामीन, मेरे कारीन, मेरे मिशरान, मेरे किशरान, मेरे भरावो, छोटे बड़ियों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सब लोगों पे अपना जो है वो फजलो करम करे। आज हम बात करेंगे कोरियन वीज़ा की सी और डी कैटेगरी के ऊपर, जिसमें शामिल है C1 कैटेगरी, C3 और C4 कैटेगरी, और उसके बाद D1 और D2 कैटेगरी। D2 वो जैसे कहते हैं ना कि अक्सर वो यूट्यूब के अंदर वो कहते हैं कि वो जो है ये मौजू जो है बड़ा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, और उसके बाद फिर आपने यूं करना है, फिर आपने एंड तक पूरी वीडियो देखना है। तो ये मैं बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं कहूँगा। जिसके जी में आए वो रोशनी पाए, जिसका दी जी करे, दिल करे, वो उसको देखे, जिसको समझ आए या जिसको इंटरेस्ट हो। लेकिन मेरा काम है कि जो अच्छी चीज़ें हैं वो आप लोगों तक पहुंचा दूं, या वो कोई ऐसा नॉलेज या ऐसा कोई इल्म जो मैं समझता हूं कि आप लोगों तक आना चाहिए, तो वो आप लोगों तक वो डिलीवर हो जाए। तो सबसे पहले हम जो है वो बात करते हैं C1 वीज़ा की। उससे पहले हमने ए और बी जो अल्फ़ाबेटिकली हमने स्टार्ट किया हुआ था, ए और बी कैटेगरी जो थी वो आप तक पहुंचाई। अभी जो है वो C1। ये C1 वीज़ा जो होता है ये बेसिकली कोरियन गवर्नमेंट उन लोगों को जारी करती है जो गैर मुल्की अखबारात के सहाफ़ी हों या डिजिटल चैनल से उनका जो है वो ताल्लुक हो। ये वीज़ा 3 दिन के अंदर जो है वो इशू हो जाता है, और अब तक ये सिर्फ 4 लोगों ने ये लिया हुआ है वीज़ा। आप समझ गए होंगे, इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, वक्त ज़ाया होगा, क्योंकि जो सहाफ़ी होगा या जो लोग, अब हाँ ये ज़रूर हो सकता है जो लोग सहाफ़ी बन के जाना चाहते हैं वहाँ पे, तो उनके लिए ऑप्शंस हैं, वो आप लोग समझदार हैं कि उसको कैसे मैनेज हो सकता है या कैसे कर सकते हैं। तो ये थी ये कैटेगरी। इसके बाद आता है C3 कैटेगरी। C3 कैटेगरी जो है ये शॉर्ट टर्म वीज़ा होता है जनरल कैटेगरीज के लिए। ये वीज़ा भी अच्छा वीज़ा है ये, लेकिन लोगों को शऊर नहीं है, सेंस नहीं है। ये वो क्या है, चोर रास्ते हैं निकलने के। सॉरी टू से, शायद मुझे ये लफ्ज़ यूज़ नहीं भी करना चाहिए, लेकिन हम जो अपनी गुफ्तगू करते हैं उसके अंदर जो हम कह लें या जुगाड़ कह लें, ये वो वाले रास्ते हैं। ये C3 की बात कर रहा हूँ। ये क्या होता है, ये आप अपनी फैमिली को अगर विजिट करना चाहते हैं, आप वहाँ जॉब करते हैं और आपकी फैमिली, आप वहाँ पे जॉब करते हैं और आपकी फैमिली आपसे मिलना चाहती है, मिलने के लिए वहाँ पे आना चाहती है, तो ये वीज़ा जो है ये उन लोगों को इशू किया जाता है। इसे जो है वो C3 वीज़ा कहते हैं। ये 30 दिन से लेके 90 दिन तक मल्टीपल एंट्री होता है, और 1 साल से लेके 5 साल तक, ये ज़हन में रखिए, 1 साल से लेके 5 साल तक इसको जो है वो जारी किया जा सकता है। मतलब जो लोगों के पास है भी सही। ये क्यों इस तरह करके होता है, ये केस टू केस बेसिकली वेरी करता है। मिसाल के तौर पे खुदा ना खास्ता है कि बंदा वहां पे है, उसको कोई एक्सीडेंट हो गया, उसको चोट लग गई, वो हॉस्पिटलाइज हो गया है, तो वो कहता है जी मुझे अपनी फैमिली को बुलाना है, तो वो कोरियन गवर्नमेंट उसे फौरन अलाउ करती है, फौरन वीजा उसे जारी करती है, और वो वहां पे जा सकता है। ठीक है। ये कितने लोगों के साथ होते हैं मामलात ऐसे, लेकिन लोगों को शऊर नहीं होता। फिर लोग क्या होता है कि लोग बुलाते नहीं है एक दूसरे को, अपनी फैमिली को स्पेशली तंग नहीं करते हैं, यार कि मैं तो थे परेशान हाँ, मैं उन्होंने कि मैं बुलावांगा, कौन आएगा, मेरे पीछे कोई नहीं है, आने वाला कोई नहीं है, जाने वाला कोई नहीं है। तो ये एक जो है एक अच्छा रास्ता है वहां पे। कोरिया एंट्री के हवाले से बात कर रहा हूँ। देखें, हम बीइंग ए पाकिस्तानी, मैं भी उन्हीं में शामिल हूँ। हम ये सब, यही हमारी कोशिश होती है कि यार सानू एक दफा तुसी इंग्लैंड जड़ा ना उतार दो, बाकी साडा काम है। अब होता है ना, अब जब डंकी लगा के जाते हैं तो वो क्या होता है, वो यही होता है ना कि यार हमें इसलिए एक दफा वहां पे पहुंचा दें, बाकी जो है ना हम खुद संभाल लेंगे उसको। तो ये वो वाली कहानी है। और अब तक जो है ये इसमें 527 लोग जो हैं C3 शॉर्ट टर्म वीजे के ऊपर वहां पे मौजूद हैं। 527 मेल मेंबरान की बात कर रहा हूं, और 107 जो हैं ये खवातीन वहां पे मौजूद हैं। वहां पे टोटल 634 पीपल जो हैं अभी तक ये C3 वीजा के ऊपर ये वहां पे कोरिया के अंदर मौजूद हैं, साउथ कोरिया के अंदर। अब आते हैं इसके बाद है C4 कैटेगरी। ये उसके बाद उसकी अगली किस्म है। इसमें ये होता है कि ये भी 90 दिनों के लिए जारी किया जाता है। ये उन लोगों को जारी किया जाता है जिनका ताल्लुक जो है वो मॉडलिंग से हो, शोबिज से हो, फैशन से हो। मतलब ये उन लोगों के लिए होता है, या उन लोगों के लिए जिन लोगों को कभी रिसर्च के लिए वहां पे जाना हो, या मतलब लेक्चर डिलीवर करने के लिए या सेमिनार्स के लिए।
तो ये उन लोगों को जो है ये वीजा जारी किया जाता है। ये अब तक के जो लेटेस्ट फिगर हैं, अब तक के ये 33 पीपल्स को के पास ये वीजा अभी तक है। C4 वीजा की बात कर रहे हैं। इसके बाद है नाज़रीन D1 वीजा। ये सी की खत्म हुआ, अब D1 वीजा। ये उन लोगों के लिए है जिनको कोरियन कल्चर या कोरियन आर्ट्स आती हो। समझ रहे हैं बात को? कोरियन कल्चर या कोरियन आर्ट्स की एक डिग्री भी होती है, वो उस पर आगे बात भी करते हैं। वो अगर किसी को आती है तो ये मतलब उनको D1 वीजा जो है ये इशू किया जाता है। बदकिस्मती से अभी तक किसी पाकिस्तानी को ये वीजा नहीं जारी किया गया। इसके बाद आते हैं D2 वीजा की तरफ, जिसका बहुत से लोगों को इल्म है, बहुत से लोग जो हैं वो इसके बारे में पूछते हैं। ये बड़ा अहम है वीजा, क्योंकि E9, E7 और उसके बाद फिर E74 और उसके बाद फिर जो है वो D2। ज्यादातर लोगों को इन 3 वीजों का ही नॉलेज होता है और इसके बारे में वो कोशिश करते हैं कि हमें मालूमात मिले। तो नाज़रीन D2 वीजा क्या है? ये बेसिकली स्टडी वीजा होता है और मतलब बहुत से लोगों को इसका क्रेज है इसके बारे में पूछने का, और मतलब कि उन्हें इश्तियाक है कि ये क्या चीज होती है। ये वीजा तब इशू होता है जब आप किसी यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लेते हैं, तो आपको ये वीजा दाखिले की बुनियाद पर जो है वो इशू किया जाता है। जब आप किसी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेंगे तो ऑटोमेटिक आपको वीजा मिल जाएगा। उसके लिए आपको क्या होता है? उसके लिए वीजा अप्लाई करने के लिए आपको, जब आपने एम्बेसी में अप्लाई करना होता है तो आपको सिर्फ COA चाहिए होता है, जिसका COA का मतलब होता है सर्टिफिकेट ऑफ एडमिशन। आपने सिर्फ ये अपने साथ जो है वो डॉक्यूमेंट्स के साथ लगाना है आपने, और आपने जो है वो अप्लाई कर देना है। इस वीजे के ऊपर आप 1 साल से लेके 4 साल तक कयाम कर सकते हैं, एक एडमिशन के ऊपर। उसके बाद फिर क्या होता है, आगे फर्दर ये एक्सटेंडेबल भी है। मैं आपकी स्टडी के हिसाब से, मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो 11 12 साल तक वो स्टडी वीजा पे ही वहां पे रहे, मतलब वो स्टडी वीजा पे ही वहां पे रहे। ठीक हो गया। और जब वापिस आए तो वो आराम से डिग्री भी ले आए। पैसे तो उन्होंने जो कमाने थे वो कमाने ही थे, और अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। तो इसमें क्या होता है, D2 वीजा में क्या होता है कि आपको पढ़ाई के साथ साथ काम करने की इजाजत है। पढ़ाई के साथ साथ आपको काम करने की इसमें इजाजत है, कानूनी तौर पे, लीगली तौर पे। 1 हफ्ते के अंदर आप 20 घंटे काम कर सकते हैं। 1 हफ्ते के अंदर आप 20 घंटे आपको ऑफिशियली काम करने की गवर्नमेंट ऑफ कोरिया, साउथ कोरिया की तरफ से आपको परमिशन है। और जब वेकेशन होंगी, छुट्टियां होंगी, मिसाल के तौर पे गर्मियों की छुट्टियां हो गई आपको, या सर्दियों की छुट्टियां हो गई, तो आप उस ड्यूरेशन में आपको 40 घंटे जो है वो काम करने की परमिशन है वहां पे। अच्छा, अब इसमें आपको वीजा की दरखास्त के लिए क्या करना होता है, या कौन से कागजात जो हैं वो आपको चाहिए होते हैं? सबसे पहले तो आपको कोरिया से डॉक्यूमेंट्स मंगवाने हैं। कोरिया से आपको डॉक्यूमेंट्स क्या मंगवाने हैं? वो 2 या 3 हैं। सबसे पहले एक एडमिशन लेटर मंगवाना है, जिसे COA कहते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ एडमिशन। उसके बाद दूसरा, वो कॉलेज जिसने आपको एडमिशन दिया है वो आपको अपना बिजनेस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी साथ में देगा। ये 2 चीजें आपने लानी है और आपने अप्लाई करना है। और तीसरा, अगर कोई बंदा स्कॉलरशिप पे जा रहा है तो फिर उसको 3 डॉक्यूमेंट्स चाहिए। 3 डॉक्यूमेंट्स उसको चाहिए, एक लेटर ऑफ एडमिशन चाहिए, एक COA चाहिए, और एक आपको अपना स्कॉलरशिप का लेटर चाहिए। ये आपने कोरिया से मंगवाना है। अब जो डॉक्यूमेंट्स आपने पाकिस्तान में तैयार करने हैं, वो डॉक्यूमेंट्स क्या हैं? वो आपकी आखिरी डिग्री है जो कि HEC से अटेस्टेड हो, या आपके IBCC से जो बोर्ड है वहां से अटेस्टेशन होनी चाहिए। नंबर 2, आपको बैंक की अपनी 6 माह की स्टेटमेंट चाहिए। पर्सनल आपको आपकी 6 माह की स्टेटमेंट चाहिए। नंबर 3, आपके गार्डियंस, पेरेंट्स की आपको स्टेटमेंट चाहिए 6 माह की, वो भी। और साथ में वो एक स्टाम्प पेपर भी लिख के देंगे जिसमें ये मेंशन होगा कि हम इसके जिम्मेदारी भी लेंगे, इसके ड्यूज की और इसके फीस की। अच्छा, अब आपकी बैंक स्टेटमेंट में जो है वो आपकी यूनिवर्सिटी फीस के पैसे कम से कम 1 माह पुराने होने चाहिए। 1 माह पुराने से मतलब क्या होता है? 1 माह पुराने से मतलब ये होता है कि आपके अकाउंट में वो पैसे पड़े होने चाहिए पिछले 1 माह से। ऐसा नहीं है कि आज आपने जमा करवाए पैसे और परसों आपने निकलवा के वो स्टेटमेंट तैयार की और आप कहते हैं जी ये आ गए। नहीं, 1 माह तक वो पैसे आपके उस शो हो रहे हों। फॉर एग्जाम्पल, आपने 1 तारीख को अकाउंट खुलवाया, उसमें आपने 10 लाख रुपए जमा करवाए, तो वो उसमें पड़े रहेंगे, और जब अगली 1 को आप अपनी स्टेटमेंट लेंगे तो देन उसमें वो 10 लाख जो हैं वो मौजूद होने चाहिए। ये मतलब उसमें वो शो हो कि जिसमें पड़े हुए हैं।
ये आपकी अपनी जो बैंक स्टेटमेंट है वो उसमें होनी चाहिए। जो आपने बैंक स्टेटमेंट लगानी है वो 2 हफ्ते से ज्यादा ना हो पुरानी, मतलब ऐसा कि आपने 1 महीना निकलवा के रखी हुई थी और उसके बाद आपने साथ में लगा दी, तो वो आपका केस रिजेक्ट हो जाता है। 2 हफ्ते से ज्यादा जो है आपकी वो पुरानी वो बैंक स्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए। उसके बाद क्या है, आपको FRC चाहिए, अपना फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है वो आपको नादरा से लेना है, वो आपको चाहिए। इसके बाद जिसपे सब लोगों को प्रॉब्लम है, जिसपे सब लोगों को तकलीफ होती है, जो सबसे बड़ा गंभीर मसला नजर आता है लोगों को, वो है आइल्स का सर्टिफिकेट। वो आइल्स का सर्टिफिकेट, ये चीजें आपने यहां से लगानी है साथ में, और लगाने के बाद आपने वो चीजें वहां से कोरिया से मंगवानी है, और आपने अपना एम्बेसी के अंदर जो है वो अपना केस जो है वो उसको सबमिट कर देना है। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो आवाम के लिए वो आइल्स का है, तो उसका भी टेक्निकल हल है। आइल्स आपको किस लिए चाहिए होता है? आइल्स आपको इसलिए चाहिए होता है कि जब आपने MBA करना है, आपने इंजीनियरिंग करनी है, आपने BS डिग्री करनी है, आपने मेडिसिन में एडमिशन लेना है, आपने नर्सिंग में एडमिशन लेना है, तो तब आपको आइल्स चाहिए। अगर आपने ये कुछ करना ही नहीं है तो फिर आपको आइल्स क्यों चाहिए भाई? मसला तो हल हो गया ना। जब आपने ये करना ही नहीं और आपको स्टडी वीजा भी चाहिए, तो फिर आपको आइल्स क्यों चाहिए? उसका क्या तरीकाकार है, आप वहां पे कोरियन लैंग्वेज में एडमिशन लेंगे। जब आपने लेना ही कोरियन लैंग्वेज में एडमिशन है, आपने सीखनी ही कोरियन है, तो तब आपको तो आपको आइल्स चाहिए ही नहीं, बिल्कुल नहीं चाहिए आपको। वहां पे कोरियन लैंग्वेज का जो डिग्री है या कोर्स है वो क्या है, वो 20 हफ्तों, 30 हफ्तों, 40 हफ्तों पे मुश्तमिल है। आप किसी एक में एडमिशन लेंगे, उसमें जो सबसे अच्छा जो होता है, जिसके लिए वो इजीली वो लोग उसको एक्सेप्ट भी करते हैं, एडमिशन भी मिलता है, और वीजा रेशो की उसकी सक्सेसफुल रेशो जो है वो भी ज्यादा है, वो क्या है, वो है कोरियन लैंग्वेज एंड कल्चर। आपने उन्हें कहा कि मुझे जुबान भी सीखनी है और मैंने आपके कल्चर को भी सीखना, तो वो आपके यूं करके ठग करके आपको जो है ना वो वीजा देते हैं। अच्छा, अब आप जब वहां पे ये मुकम्मल कर लेते हैं, अपनी आप डिग्री लैंग्वेज की मुकम्मल कर लेते हैं, उसके बाद क्या होता है, लैंग्वेज की डिग्री जब आपने मुकम्मल कर ली वहां से, तो फिर तो आपके लिए यूं समझें कि आपके लिए रास्ते ही रास्ते खुल गए। उसके बाद आप कहें जी मैंने अभी मास्टर करना है, मैंने अभी MPhil करना है, मुझे अभी PhD करनी है, मुझे अभी MBA करना है, मुझे अभी इंजीनियरिंग करनी है, देन एक सेकंड के लिए भी कोई इशू नहीं है, आप उसमें फौरन मूव ऑन हो सकते हैं। अब तक के जो ताजा तरीन फिगर्स हैं, मतलब लेटेस्ट फिगर्स की बात कर रहा हूं, इसमें कोई नॉट हेयर से, ऑफिशियल फिगर्स हैं, वो हैं 1283 जो स्टूडेंट्स हैं वहां पे, जो अभी स्टूडेंट वीजे पे साउथ कोरिया के अंदर पाकिस्तान के मौजूद हैं, और 345 खवातीन हैं। 345 जो हैं वो खवातीन हैं जो कि वहां पे अभी इसके मौजूद हैं। अब सब लोगों के नजदीक आइल्स के बाद जो मसला आएगा वो आएगा बैंक स्टेटमेंट का, जी कि हम बैंक स्टेटमेंट हम कैसे बनाएंगे। देखें, हर चीज का हल मौजूद होता है, परेशान नहीं होते हैं जिंदगी के अंदर कभी भी, उसके सॉल्यूशंस निकालते हैं, उसको देखते हैं कि यार हम इसको कैसे हम इसको इस पर से निकल सकते हैं। बहुत से लोगों को मैं जानता हूं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो आपकी बैंक स्टेटमेंट मैनेज करते हैं। आप यूरोपियन कंट्रीज के लिए आपने जाना, तो सबके पास पैसे थोड़ी होते हैं, वो अपनी बैंक स्टेटमेंट को जो मैनेज करवाते हैं, वो क्या करते हैं कि वो बंदा आपके नाम पे अकाउंट खोलता है, आपके नाम के अकाउंट खोल के आपके अकाउंट के अंदर वो पैसे जमा करवाता है। पैसे जमा करवाने के बाद वो आपको ATM और चेकबुक जो है वो आपसे ले लेते हैं, और वो आपकी बैंक स्टेटमेंट जितने माह की आपको चाहिए वो उसको रनिंग करते हैं। वो इतने बड़े तेज होते हैं कि वो आपको ATM से या चेकबुक से दोबारा निकलवाने भी नहीं देते हैं, कि आप जाएं जाके डुप्लीकेट ATM निकलवा लें, डुप्लीकेट चेकबुक निकलवा लें, उसका पैसे लेके आप गबन हो जाए, ऐसा नहीं करने देते। बड़े वो अच्छे अंदाज में काम करते हैं वो लोग, क्योंकि उनका बिजनेस है ये। तो वो आपसे अपना बड़ा नॉर्मल सा प्रॉफिट लेते हैं, पैसा उनका आपके नाम पे बैंक में रखा जाता है, वो आपसे अपना प्रॉफिट लेते हैं, आपको बैंक स्टेटमेंट जनरेट करके आपके वो हवाले कर देते हैं। तो ये उस जो है ना बैंक स्टेटमेंट का वो जो है वो तरीका है। तो इसलिए भाई आप अपनी जो है वो स्टेटमेंट बनवाएं। इसके बाद फिर क्या है, इस D2 का क्या फायदा है, इसमें D2 का एक फायदा ये भी है कि इसमें आप अपनी स्पाउस को ले जा सकते हैं। मतलब मेल जो है वो फीमेल को साथ ले जा सकता है, फीमेल जो है वो मेल को साथ ले जा सकती है, ये ऑफिशियली अलाउ है उनके रूल्स के हवाले से। तो इसलिए मेरी जो वो सबमिशन है, मैंने खैर इसको सर्च भी किया, मैंने 2 यूनिवर्सिटीज़ में देखा भी, उनके प्रोग्राम जो थे वो, खैर वो आप अपने हवाले से उसको देखिएगा कि आपको कहाँ पे एडमिशन लेना है, उसकी क्या फर्दर जो है मतलब उनकी रिक्वायरमेंट है। वो रिक्वायरमेंट तो मैंने सारी आपको बता दी हैं, लेकिन कौन कौन से प्रोग्राम है और कितने कितने ड्यूरेशन के प्रोग्राम्स हैं, तो इसको आप देखिएगा कि एक ही उस पर फोकस करके नहीं बैठे रहें, E9 E7 E7 E9 E9 E7, तो ये भी एक अच्छा रास्ता है।
देखें आपके E9 पे भी आप जाते हैं तो 5 से 6 लाख रुपए तो आपके आराम से खर्चा आता है। तो इतने पैसों में अगर आप यहाँ पे भी मूव कर जाना है वहां पे मकसूद अगर आपको, तो इतने पैसों में आप वैसे D2 पे भी जा सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि, और जाहिर बात है कि सारे लोग ही कुछ ना कुछ तो पढ़े लिखे हैं ना, कोई अनपढ़ तो नहीं है। किसी ने बैचलर्स किया होगा, किसी ने सिंपल ग्रेजुएशन की होगी, किसी ने इंटर भी किया होगा, तो वो भी स्टडी वीजा पे जो है ना वहां पे वो जा सकते हैं। तो इसलिए मेरी जो है ना वो रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने भाई स्टेटमेंट बनवाएं, अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करें, एडमिशन लें और इत्थों निकल जाओ। अल्लाह सोने दे हवाले हो जाओ, टाटा बाय बाय करो। तो कोशिश की है मैंने कि मैं तफसील के साथ आप लोगों को समझा सकूं, बता सकूं, लेकिन मुझसे फिर मेरी वही बात होती है कि अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो आप मेरी तस्हीह जो है वो कमेंट्स में भी कर सकते हैं, मुझे पर्सनल भी मेरी तस्हीह कर सकते हैं। ये ओपन फॉर्म है, किसी को वो कोई ऐसी बार नहीं है कि कोई तस्हीह ना करे। तो बाकी मिलते हैं फिर इंशाल्लाह अगली कैटेगरी में तफसील के साथ, कि अगली कैटेगरीज क्या हैं और क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं हमारे पास जाने की। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।